गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने कल से आपका ग्रुप 16 स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको कुछ आपकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी करवा दी थी। फर्स्ट वन हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, और सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम, अगर हम कोई एटम कंसिडर कर लेते हैं तो किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वैलेंस शेल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो उस एटम को आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट एज कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर हम ग्रुप 15 की बात करें बेटा, तो मैंने ग्रुप 15 में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, दैट इज द एटॉमिक रेडियस जो होता है या हम कहें साइज जो होता है एटम का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा एटम का उतनी ही कम आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, अगर आपका साइज बड़ा है तो साइज आपका क्यों बड़ा होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, और वी कैन से इट एज एटॉमिक रेडियस आपका क्यों बड़ा होता है या किस पे डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ शेल्स पे, नेक्स्ट आपका शील्डिंग इफेक्ट पे, एंड नेक्स्ट आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, तो अगर आपका साइज बड़ा होगा दैट मीन्स बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपके नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स आपका साइज बड़ा हो रहा है। दूसरा फैक्टर आपका क्या है एटॉमिक रेडियस का, वो है शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है कि आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण आपका जो न्यूक्लियस है वो अंदर बिल्कुल शील्ड हो गया है। ठीक है, पहले एस ऑर्बिटल ने उसे शील्ड किया, स्क्रीन किया, या फिर हम कह सकते हैं उसके बाद पी ने किया, देन बचा हुआ आपका 3s3p आया, देन आपका 3d आया। ठीक है, आई नो 3d का आपका शील्डिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है बट होता तो है। देन एफ ऑर्बिटल हुआ, तो धीरे धीरे जो आपका न्यूक्लियस है, जिसका आपका मैं कहूँ न्यूक्लियस का चार्ज जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, बट उसके कंपेयर में आपका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज जो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुआ है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, बट आपका क्या हुआ है, आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली आपका शील्ड हो गया है। और ये न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस अंदर रह गया है, तो जितना इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ये नहीं लगा पा रहा है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि आपका डाउन द ग्रुप आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एंड कंपैरेटिव टू शील्डिंग इफेक्ट आपका न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, बट वो न्यूक्लियर चार्ज अब इफेक्टिव नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि sp-d-f ऑर्बिटल आने के कारण न्यूक्लियस कंप्लीटली शील्ड हो गया है, तो वो अपना जो इम्पैक्ट है या चार्ज जो है या चार्ज का जो इम्पैक्ट है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, इस वजह से आपका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, पहला नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज है, जिस वजह से आपका एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर आपका साइज बड़ा है दैट मीन्स आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज बड़ा है
एटम का, मीन्स आपका क्या है, आपको वैलेंस शेल बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस बिल्कुल अंदर छुपा होगा और वैलेंस शेल आपका बहुत दूर होगा। तो उसमें आपका क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर नहीं जा पा रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस वजह से आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे और आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है इजीली आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी। तो अगर हम बात करें आपके ग्रुप की, तो बेटा सबसे ज्यादा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, देन आपकी सल्फर, देन आपकी सेलेनियम, देन आपकी टेल्यूरियम एंड लास्ट में आपका पोलोनियम। ठीक है, ये सीरीज आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की है एज यू मूव डाउन द group 16 element, as we move down। ठीक है, अगर हम इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है कि साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे जितना जितना आपका साइज बढ़ता जाएगा आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को, ताकि उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, अभी मैंने आपको कल बताया था कि जनरली आपकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से पूछी जाती है, कंपैरिजन के फॉर्म में। तो अगर हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट्स की कंपैरिजन करें कि आपकी ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी या फिर ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो बेटा ये देखा गया कि ग्रुप 15 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 is more than that of ionization enthalpy of group 16 element। ठीक है, आपकी ग्रुप 15 एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ज्यादा है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ग्रुप 16 एलिमेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब तक हम सुनते आ रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका क्या होता है, लेफ्ट टू अगर आप राइट मूव कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीज होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इंक्रीज कब होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, आपके जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो। ठीक है, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, टॉप टू बिलो आप जा रहे हो, तब आपका साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सेम शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप 15 है, नेक्स्ट आपका हम ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के कारण आपका क्या हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। ठीक है, और प्रोटॉन इंक्रीज हो गए यानी कि न्यूक्लियस जो है ज्यादा पावरफुल हो गया है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 ग्रुप 15 एलिमेंट्स, या मैं कहूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होगा वो ग्रुप 16 एलिमेंट के न्यूक्लियस से कम पावरफुल होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कम है, इनके पास एक चार्ज कम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, दैट मीन्स एक और प्रोटॉन ऐड हो गया आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस चार्ज आपका इंक्रीज हुआ है। न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने से क्या हुआ है, न्यूक्लियस अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 15 में न्यूक्लियर चार्ज कम है ग्रुप 16 के बजाय। ठीक है, भले ही एक हो बट कम तो है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या कर रहा है, न्यूक्लियस ग्रुप 16 एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्योंकि न्यूक्लियस पे पावर ज्यादा हो गई है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगा रहा है ग्रुप 15 के बजाय। ठीक है, इसलिए आपका साइज जो होगा वो क्या होगा, साइज जो है डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो साइज आपका डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। दैट मीन्स आपका क्या है, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है
ये आपको साइज का फैक्टर समझ में आ गया। तो अगर आपका साइज डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहाँ आपका नाइट्रोजन है, दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली एंड दिस इज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो एटॉमिक रेडियस या साइज, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, सॉरी छोटा है और नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। इस बात से आप लोग फुली सहमत हो, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, भले ही थोड़ा डिफरेंस हो बट डिफरेंस है, ठीक है। नाइट्रोजन साइज में बड़ा है और ऑक्सीजन आपका साइज में छोटा है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जिसका एटॉमिक रेडियस यानी कि जिसका साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़े एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आप जल्दी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, एज कंपेयर टू छोटे एटम के। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन साइज में भी बड़ा है, लार्ज साइज का है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है। बट फिर भी आपको पता है कि नाइट्रोजन का साइज लार्ज है, साइज लार्ज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए इसकी, ठीक है। बट फिर भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे जनरली इसी तरीके से पूछे जाते हैं, व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन दैट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। हमने ग्रुप 16 के अंदर ट्रेंड आपका पढ़ लिया है, बट अगर हम जो अभी ट्रिक यूज कर रहे थे उसी ट्रिक को लगा के अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ तो ट्रिक बिल्कुल उल्टी हो रही है। जिसका साइज बड़ा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा और जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी छोटी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्या ऐसा रीजन है इसके पीछे? तो बेटा मैं आपको बता दूं, हमने देखा था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हमने देखा था रीजन क्या है इसका। हमने देखा था कि ग्रुप 15 की अगर आप जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो आपका क्या है, NS2 NP3, दिस इज योर NPX, NPY एंड NPZ, ठीक है। तो यहाँ पे और अगर आप देखो ये तो आपकी ग्रुप 15 की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और अगर हम ग्रुप 16 के जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये आपका NS2 एंड NPX, NPY, NPZ 1 2 3 4, ठीक है बेटा। ये हमने पढ़ लिया कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी है आपको एलिमेंट एटम को, ताकि वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप 15 एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो आप कौन सा रिमूव करोगे, ये वाला रिमूव करोगे, ठीक है। और आपको पता है अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन NS एंड NP में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपको कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लास्ट वाला, ठीक है। तो हमने आपका एहबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे फिल की थी, पहले हाफ फिल 1 2 3 एंड देन 4, तो लास्ट वाला ये 4th इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और आपका बन जाएगा NS2 एंड NP3 1 2 3, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम आपका NP2 हो गया, वहां पे आपका NP3 है। तो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट जब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया, यानी कि जब आपने एटम को आयन में कन्वर्ट नहीं किया है, तब आपका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, आपका हाफ फिल्ड है, ठीक है। और आपको पता है बेटा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एटम की, उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ना ही तो ये हाफ फिल्ड है और ना ही आपका ये फुल फिल्ड है। हाफ फिल्ड से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और फुल फिल्ड से आपके
2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज योर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू योर ग्रुप 15 एलिमेंट, ये आपका लेस स्टेबल है। तो बेटा अगर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या इजी है? क्या निकालना इजी है? अगर आपका कोई एटम ऑलरेडी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, ऑलरेडी वो स्टेबल है, ठीक है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? क्या आपका एटम बहुत जल्दी एग्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए? नहीं, इलेक्ट्रॉन जल्दी एग्री नहीं होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा, आपके ग्रुप 15 जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड के वजह से, तब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसमें कन्वर्ट होंगे? ये आपकी क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी ग्रुप 16 एलिमेंट की, तो वो ऑलरेडी ही अनस्टेबल उनकी क्या है, लेस स्टेबल उनकी क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उनमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी थोड़ी ना है उनके पास कि वो आपको मना करे, ठीक है। वो तो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से वो स्टेबल हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इजीली आपके ग्रुप 16 एलिमेंट, क्योंकि उनकी लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 15, तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तभी ग्रुप 16 एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बन जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर अनस्टेबल कन्वर्ट में करना हो, मतलब कोई स्टेबल एटम है उसको अगर आपको अनस्टेबल करना हो तो ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आसानी से तो मानेगा नहीं कि वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आपका क्या है, इसीलिए आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ग्रुप 16 के केस में ऑलरेडी वो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल से आप अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेते हो तो फिर से वो बल्कि अनस्टेबल से वो स्टेबल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये वाले फेवर करेंगे आपके ग्रुप 16 एलिमेंट एट आयन में कन्वर्ट, या मैं कहूँ एट इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करना फेवर करेंगे, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया व्हाई ionization enthalpy of group 15 is more than that of ionization enthalpy of group 16 एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली आपकी ग्रुप 15 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो उसको आप उसमें से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल एटम इजिली अनस्टेबल नहीं बनता, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 जो एलिमेंट है उनकी ऑलरेडी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट फेवर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, बट ये फेवर नहीं करते, इसलिए यहाँ आपको ज्यादा एनर्जी दे के उनको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है बेटा। इसलिए आपको समझ में आ गया ये फैक्टर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्क कर रही है। डोमिनेटिंग फैक्टर आपका क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है। आपका हमेशा ट्रेंड यही लगेगा, जर्नली अगर आप बात करो डाउन द ग्रुप क्या होगा, जिसका साइज बड़ा उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, ठीक है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन आपका इजिली रिमूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, ये आपकी कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि आपको आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दे रहे हो, दैट
आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो, अगर आपसे ये कहा जाए कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, ग्रुप 15 की ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं कि आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है, ठीक है, तो हमारी देखो ओरिजिनल आपकी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही केस ले लेते हैं, उसी से आपको पूरा ग्रुप के एलिमेंट का समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दैट मींस 1s2 2s2 2p3, ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लिख रही हूं नीचे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, और यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नेक्स्ट आप आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दैट मीन्स आप दोबारा से एनर्जी जो दोगे वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आपका क्या बन गया, 1s2 2s2 एंड 2p1, यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये इस तरीके की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि आपका ये ओरिजिनली स्टेबल था, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी जब जाके आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है p ऑर्बिटल में। बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या था, ये अनस्टेबल था, पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करना चाहेगा ताकि हाफ फिल्ड हो सके, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फुल फिल्ड होके आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक एनर्जी देते ही तुरंत एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी हो गई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें आप सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना चाहते हो तब आप जो एनर्जी दोगे वो किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा यहाँ पे देखो अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब आपने एनर्जी दी, अगेन आपका आप देख रहे हो p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगेन आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बन रही है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे ग्रुप 16 की बात करें तो स्टेबल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो गई है ड्यू टू हाफ फील्ड, ठीक है। बट अगर आप फिर से एनर्जी देते हो और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो पहले ही आपका ग्रुप 15 जो एलिमेंट है, पहले ही आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उनको अनस्टेबल बना दिया है, तो अनस्टेबल को चाहे आप और एनर्जी देके फिर से अनस्टेबल बना दो, उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर बात यहाँ करें हम ग्रुप 16 एलिमेंट की, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उन्होंने हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी गेन कर ली है, और इस स्टेबिलिटी को अनस्टेबल बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एटम स्टेबल है, चाहे वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा जल्दी से, इसीलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अनस्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी अनस्टेबल था तो इसको आप एनर्जी देके फिर से अनस्टेबल ही बना रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो स्टेबल हो गया है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप दोबारा से अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो किसमें आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफ कोर्स ग्रुप 16 एलिमेंट की, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, दैट इज यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ, ऑफ ग्रुप 15 इज लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है, ये ट्रेंड होगा।
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे आप ग्रुप 15 की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अनस्टेबल में कन्वर्ट करें तो आपको ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ग्रुप 15 तो अनस्टेबल हो गया है, बट ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से स्टेबल हो गई है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अनस्टेबल कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज्यादा होती है और ग्रुप 15 की कम होती है। तो बेटा ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, तो यहां से आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि why first ionization enthalpy of nitrogen is more than that of the first ionization enthalpy of oxygen, and the second ionization enthalpy of oxygen is more than that the second ionization enthalpy of nitrogen, ठीक है। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि आपको आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबल की तरफ ले जा रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट आपकी अगर बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्योंकि आप वहां स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आए तो आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो इजिली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप ऑर्बिटल ड्रॉ करके इजिली बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो होता है, अगर हम बात करें आपकी, यहां हम ऑक्सीजन, देन आपका सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन आपकी होती है 3.5, सल्फर आपका 2.4 होता है, सेलेनियम आपका 2.4 होता है, ऑन एवरेज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 2.4, ठीक है। टेल्यूरियम आपका होता है बेटा 2, और आपका अगर हम इसकी बात करें पोलोनियम आपका होता है 1.7, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसका रीजन हम बता सकते हैं इजिली कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, आपके शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेल आ गए हैं। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस कितना डीप हो गया है। तो वो क्या करेगा, डीप होने के कारण, एक तो डीप हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरा आपका क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियस का जो पावर है वो कंप्लीटली शील्ड हो गई है। तो क्या वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या लेस फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आपका वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को, अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जब अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो वो आगे वाले और जो आपके एटम बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उनको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी, क्या होती है, इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपका साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस डीप में चला जाएगा, न्यूक्लियस का जो पावर है वो शील्ड हो जाएगी, तो क्या वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप कंपेयर करो इसे ग्रुप 15 से, ये आपके ग्रुप 16 है, ग्रुप 16, अगर आप ग्रुप 15 की बात करो तो नाइट्रोजन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 थी,
हमने देखा था कितनी थी, 3 थी, ठीक है। और अब ऑक्सीजन की 3.5 है। तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की बात की जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फर्स्ट कौन होता है, फ्लोरीन, देन सेकेंड आपका ऑक्सीजन होता है, एंड थर्ड आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाए ग्रुप 16 से, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो साइज डिक्रीज होगा क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नेक्स्ट अगर हम देखें आपकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो, तो नेक्स्ट आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपका एटम, आपको पता है ग्रुप 16 एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन सकते हैं, NP6 बन सकते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनकी स्टेबल बन सकती है लाइक नोबल गैस। तो बेटा नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो बेटा जब भी कोई एटम अपने आप को, या मैं कहूँ कोई एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की तरह स्टेबल बना सके, तो जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुद स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होते ही वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करता है, और उस रिलीज्ड एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन to convert an atom into a stable noble gas configuration is known as electron gain enthalpy, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। मान लो ग्रुप 16 की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 देन NP4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो p ऑर्बिटल में क्या तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूँ 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, या अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जा सकता है। तो इजी पाथ कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपकी क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अनस्टेबल है, या आप कह सकते हो लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल या अनस्टेबल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है या मोर एनर्जी होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने आप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। NP 1 2 3 4 पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप देख सकते हो कि फुली फिल्ड हो गया आपका, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, स्टेबल है। और आपको पता है जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हैव लेस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, स्टेबल जो होता है उसकी एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी मोर स्टेबल, लेस एनर्जी, ठीक है, लेस स्टेबल मोर एनर्जी, ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो लेस स्टेबल दैट मीन्स मोर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से लेस स्टेबल से आप स्टेबल में आ रहे हो,
एनर्जी आपकी क्या हो रही है, मोर एनर्जी से लेस एनर्जी हो रही है, ठीक है। तो आप ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में कब आ सकते हो, एटम आपका ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में कैसे आ सकता है, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब आपका सिस्टम या एटम एनर्जी रिलीज करता है, दैट मीन्स वो अपने अंदर से एनर्जी को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। अब अगर बात करें आपके पास 10 टॉफीज है, ठीक है, या 10 चॉकलेट है, आपने एक ले ली, ठीक है, आपको एक ही चाहिए थी, बाकी 9 आपने किसी को दे दी, ठीक है, अपने कजन्स को, ब्रदर्स को, ठीक है, मदर फादर को, सबको बांट दी। तो आपके पास 10 थी पहले, ठीक है, आपने एक ली, देन आपने एक किसी और को दे दी, -1, देन -2, -3, -4, यानी कि आपकी 10 में से आपको क्या हो रहा है, टॉफी का लॉस हो रहा है। आपको चाहिए एक थी, वो बात ठीक है, बट आपका तो लॉस हो, आपकी टॉफीज का लॉस हो रहा है। पहले आपके पास पूरी 10 की 10 आपकी ही थी, बट आपने डोनेट कर दी है, रिलीज कर दी है, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है। तो लॉस होता है तो क्या हो रहा है, आप माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स जहां पे एनर्जी आपकी लॉस ऑफ एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और हमें पता है हम एनर्जी जो रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो एनर्जी रिलीज की जाती है ताकि आपका एटम स्टेबल हो जाए, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका सिस्टम एनर्जी लॉस करता है तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, कि आपका एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाया, और स्टेबल बनाने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ी, ठीक है, ताकि उसकी खुद की एनर्जी कम हो सके, क्योंकि स्टेबल की एनर्जी कम होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज की, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं, गेन एंथैल्पी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी का लॉस कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपकी एनर्जी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब अगर बात की जाए बेटा, आपकी ट्रेंड की बात की जाए, तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन, देन आपका सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, एंड लास्ट में आपका पोलोनियम, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि आपका डाउन द ग्रुप आप जब जाते हो, तो डाउन द ग्रुप आपका ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less and less negative, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप प्रोसीड करते हो या डाउन द टॉप टू बॉटम जाते हो, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। दैट मीन्स मोर नेगेटिव कब, जब आप ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हो। एटम आपका है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, उसने तुरंत इलेक्ट्रॉन लिया और तुरंत एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो जब आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, और एनर्जी जब कम रिलीज होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस नेगेटिव। मान लो आपने 10 टॉफी में से एक दी है, तो आपकी वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, -1 होगी, ठीक है। बट अगर आप 9 की 9 डोनेट कर देते हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है, यानी कि आपकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम रिलीज होती जा रही है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप प्रोसीड करें। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या है, डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लार्ज साइज का हो रहा है आपका एटम, तो लार्ज साइज का यानी कि न्यूक्लियस बहुत डेप्थ में हो गया, ये आपके शेल्स आ गए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस डेप्थ में आ गया, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस आपका डेप्थ में आता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, उसके बाहर बहुत सारे शेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सेल आ गए हैं। दूसरी बात क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया है,
तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम लगा पाएगा, ठीक है। तो जब वो अपने ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा पा रहा है तो आने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, ठीक है। इसीलिए साइज जब इंक्रीज होगा तो लेस एफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, और जब आपके लेस एफिशिएंसी होगी तो वो लेस एनर्जी रिलीज करेंगे, और लेस एनर्जी रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर बात देखी जाए तो यहां से इस ट्रेंड से आपको क्या पता लगता है कि अगर यहाँ ट्रेंड देखा जाए कि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो दैट मींस ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, देन आपकी उससे कम सल्फर की, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, एंड लास्ट में आपकी लेस नेगेटिव और लीस्ट नेगेटिव आप कह सकते हो वो पोलेनियम की होगी, ठीक है। बट देखा ऐसा गया है कि आपकी सल्फर हैव more negative electron gain enthalpy than ऑक्सीजन, ठीक है। देखा ऐसे गया है, होना क्या चाहिए आपके ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक्सेप्शनली आपका सल्फर का ज्यादा होता है देन आपका ऑक्सीजन, बाकी सारे सेम ट्रेंड शो करेंगे। सिर्फ इन दोनों एलिमेंट यानी कि जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाते हो तभी आपका एक ग्रेजुअल डिक्रीज आपको नजर नहीं आता, बल्कि उल्टा इंक्रीज नजर आता है, ठीक है। वैल्यू जो है मोर नेगेटिव हो जाती है, तो ये एक आपका एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा बेटा क्यों है, बल्कि आपका एनसीईआरटी में भी शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई सल्फर हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ग्रुप हो जहां पे आपका एक्सेप्शनल आ जाता है उसका रीजन आप जरूर पढ़ा करो, क्योंकि एक्सेप्शनल से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रेगुलर ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, रेगुलर ट्रेंड नॉर्मली भी आपको याद हो जाता है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अप द ग्रुप क्या हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बट एक्सेप्शनल केस ज्यादा फोकस किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है व्हाई सल्फर हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, व्हाई, ठीक है बेटा। तो आपका देखो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो आप यहां से पता देख के बता सकते हो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, दैट मींस वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और ये आपका क्योंकि लेस एनर्जी रिलीज कर रहा है दैट मींस लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल, अभी हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी और एनर्जी में आपके इनवर्सली रिलेशन होता है, जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी ही कम, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो लेस स्टेबल होगा, बट होना क्या चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसको एनर्जी जो है क्या करनी चाहिए, ये स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, ये ज्यादा स्टेबल है तो आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉरी आपका क्या है, ये स्टेबल होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। और होता क्या है कि स्टेबल जो होगा वो उसकी एनर्जी कम होगी, तो ज्यादा रिलीज करने के बाद इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, इसने रिलीज ज्यादा कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होना ये चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, दैट मीन्स उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। और जब ज्यादा टेंडेंसी होगी तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करनी चाहिए, और एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होगी तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये लग रहा है कि अगर आपकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, वैल्यू ज्यादा यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, दैट
दैट मीन्स ये सल्फर जो है स्टेबल हो गया है, और कम एनर्जी रिलीज हुई है दैट मीन्स वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो मान लो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, देन इज योर फर्स्ट सेल, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया है, उसके बाद फर्स्ट सेल के बाद सेकेंड सेल, ये आपका फर्स्ट सेल, फर्स्ट के बाद बेटा सेकेंड सेल आपका आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो सेल होते हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है आपकी सिर्फ 2 होती है। पहले सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में 2s में होते हैं, 4p में होते हैं। नेक्स्ट अगर सल्फर की बात की जाए तो सल्फर का मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है। आपको पता है सल्फर में थर्ड शेल भी होता है, 3s2 3p4। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपका 6 नहीं, कितने हो गए, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 2 3 4 5 6, 3s2 एंड 3p4। ठीक है, तो 2s में थर्ड शेल, ये आपका थर्ड शेल है इक्वल टू 3, तो 2s में और 4 आपके p में आ गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए तो क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन का साइज आपका छोटा है, और आपको पता है ऑक्सीजन में जो वैलेंस शेल होता है कौन सा है, सेकेंड वैलेंस शेल है। ठीक है, और सल्फर का साइज आपका बड़ा है क्योंकि वहां पे वैलेंस शेल आपका थर्ड शेल आ जाता है, और थर्ड शेल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड शेल, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस शेल में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो गई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होने की वजह से क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट मीन्स रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी क्राउडिंग हो गई है। दैट मीन्स आपका जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेस स्टेबल होता है। बट अगर हम सल्फर की बात करें तो क्योंकि आपका थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल का आपका साइज क्या होता है, थर्ड शेल है, थर्ड शेल का साइज लार्ज होता है। तो लार्ज होने की वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, दैट मीन्स इजीली ये अकोमोडेट कर पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, रिपल्शन कम है किस लिए, क्योंकि थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने शेल में रख पाएगा, इसके वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा। और रिपल्शन अगर कम होगा दैट मीन्स आपका जो सल्फर होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो कौन ज्यादा आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, एक्सेप्ट ये भी करेगा ये भी करेगा, बट ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, ज्यादा आसानी से कौन रख पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को, सल्फर। ठीक है, तो ज्यादा इजिली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसीलिए ये ज्यादा इसकी जो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये इजीली स्टेबल हो पा रहा है, यहाँ पे रिपल्शन के कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, उतनी ही कम होती है, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि ये स्टेबल बनते ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और इसीलिए इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है इसीलिए कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ
सेकेंड शेल का स्मॉल साइज होने के कारण इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर भी लेता है तो बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन स्टेबल नहीं रह पाएगा, लेस स्टेबल होगा, तो ये लेस एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल बन गया 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली एकोमोडेट करेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा करने के लिए ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी 6th प्रॉपर्टी की, तो बेटा 6th प्रॉपर्टी आपकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, तो बेटा 6th प्रॉपर्टी की बात करें तो 6th प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तक हम आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, लास्ट में पोलोनियम। ठीक है, तो ये जो 2 एलिमेंट होते हैं ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में, सबसे पहले हम नेचर देख रहे हैं। ये जो 2 एलिमेंट होते हैं ये बेटा नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक होते हैं, क्यों, ड्यू टू बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इसीलिए ये नॉन मेटल होते हैं। और आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हो, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए ये नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगर 2 एलिमेंट्स की बात की जाए, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम की, तो बेटा ये दोनों आपके होते हैं मेटलॉइड्स, दे आर मेटलॉइड इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम करते हैं, और जब इनको जरूरत ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और लास्ट में मैंने आपको बताया था पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर की, जो कि हम आगे देखेंगे, तो डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट नॉन मेटल है, देन मेटलाइड एंड लास्ट में आपका मेटल्स। तो बेटा ये तो आपके नेचर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकेंड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले, या मैं कहूँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली किस पे डिपेंड करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी पे, देन आपका साइज ऑफ एटम पे, लास्ट में आपका वंडर वाल फोर्स पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम अगर इसमें ट्रेंड देखें आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ग्रुप 16 में, तो क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, on going down the group, the melting point and boiling point increases significantly। ठीक है, आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ग्रुप 16 में, तो वो एक ग्रेजुअल सिग्निफिकेंट इंक्रीज शो करता है। क्यों इंक्रीज शो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के कारण आपका क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, सॉरी एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम हो रही है। तो जब आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया ज्यादा होगा एटम का। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होने से वो ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के एटम्स को अपने अराउंड
अटैच कर पाएगा या बॉन्डेड कर पाएगा, और जितने ज्यादा एटम्स को ये अपने अराउंड अटैच कर पाए या बॉन्डेड कर पाए उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी, और जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसके वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज शो करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा आपकी ऑक्सीजन की, सबसे पहले वाले एलिमेंट की ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन आपको पता है जैसे नाइट्रोजन आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ऐसे ही ऑक्सीजन आपका एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, मॉलिक्यूलर O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है। तो इट इज स्टेबल एट O2 गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो O2 की तरह फॉर्म होता है बिकॉज इट इज डाईएटॉमिक इन नेचर। आपका जो ऑक्सीजन होता है डाईएटॉमिक होता है नेचर में। अब डाईएटॉमिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। क्यों डाईएटॉमिक है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, इस वजह से ये डाईएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है विद इटसेल्फ अपने जैसे ही दिखने वाले एटम के साथ, यानी कि सेम ऑक्सीजन के साथ ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए डाईएटॉमिक फॉर्म का है, डाईएटॉमिक नेचर का है। जैसे आपका नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वहां वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए आपका जो ऑक्सीजन है डू नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन आपका क्या होता है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिर्फ आपका डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ज्यादा आपके दो से ज्यादा आपके ऑक्सीजन एटम एक साथ अटैच नहीं हो सकते, एक साथ आपके लिंकेज नहीं हो सकते, चेन फॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए आपका जैसे नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता था, ऑक्सीजन भी आपका कैटिनेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हालांकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम डीपली डिस्कस करेंगे, बट मैं बता देती हूँ क्योंकि ऑक्सीजन दो छोटे साइज के एटम हैं। ठीक है, तो अगर मान लो, हालांकि ऐसा होता रही है कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, मान लो अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि चेन फॉर्म करनी है, दैट मींस कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये लिंक है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो चेन फॉर्म अगर मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, और ये आपका क्या है, आपके s ऑर्बिटल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है, इनमें लोन पेयर रिपल्शन होती है, और लोन पेयर रिपल्शन ये खींच एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होने के कारण ये बॉन्ड जो है इजीली टूट जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये दो थे, तीसरा भी लग गया, चौथा भी लग गया, पांचवा भी लग गया, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से आपके टूटते हुए आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके ऑक्सीजन जो है सिर्फ डाईएटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो पी पाई ओवरलैपिंग करता है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट अगर आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आते हो तो बेटा सल्फर जो है आपका, सल्फर जो है पॉलीएटॉमिक नेचर का है, पॉलीएटॉमिक नेचर का है, वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के बॉन्डेड एटम्स बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा आपका क्या होगा, एटम साथ में लिंक है, तो यहाँ पे देखो सल्फर S8 फॉर्म करता है। ठीक है, और S8 फॉर्म कर रहा है, ज्यादा एटम लिंक है, दैट मीन्स आपका क्या है, ये पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो S8 जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट O2 आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ये आपका गैस है, ये आपका सॉलिड है, तो गैस को टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए, या फिर सॉलिड को, ऑफ कोर्स सॉलिड्स को। ठीक है, इसीलिए हम डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, वो है आपका जब बेटा आप टेल्यूरियम से पोलोनियम की तरफ
पाते हो। तो आपका टेल्यूरियम का 725 मेल्टिंग पॉइंट है और इसका 520 होता है, ठीक है। तो बाकी सब एलिमेंट का, जैसे आप ऑक्सीजन से सल्फर आ रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, सल्फर से सेलेनियम जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, सेलेनियम से टेल्यूरियम आ रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, बट टेल्यूरियम से जब आप पोलोनियम आते हो तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टेल्यूरियम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका ओनली डी ऑर्बिटल होता है। डी और एफ की बात करें, sp तो होते हैं, बट हम डी की बात करें, ठीक है। तो इनर शेल जो फिल्ड होते हैं वो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करें तो डी एंड एफ दोनों होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखो 4d 4f है ये, 1 2 3 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ठीक है। ये आपका 4f है 14। नेक्स्ट आपका 5d होगा, ये भी फिल्ड होगा, ये भी आपका फिल होगा। देन आपका 6s आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देन आपका 6p आएगा जिसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन, 6p, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपकी पोलोनियम की होगी, ठीक है। यानी कि इसमें f ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है जो कि फिल्ड है, और आपको पता है f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है इनकी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। तो ये न्यूक्लियस को शील्ड भी अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि इनका साइज, जो इनकी शेप होती है, स्ट्रक्चर जो होता है इन ऑर्बिटल्स का, वो डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। जिस वजह से ये शील्ड भी कम कर पा रहे हैं। तो जब शील्ड कम कर पाएंगे तो आपकी रिपल्शन भी कम करेंगे। तो अगर ये इनको रिपेल करते हैं इन 6 ऑर्बिटल 6s वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो 6s में है, जैसे आपका बिस्मथ में हो रहा था, सेम केस यहाँ पे, दे डिनाई टू अनपेयर, ठीक है। इस वजह से आपका क्या हो गया, ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता पोलोनियम। जैसे आपका बिस्मथ सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, +5 आपका एक्सेप्शनली वो सिर्फ फ्लोरीन के केस में शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड नहीं हो पाते, इसलिए सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो आपके सिर्फ कम ही एटम, ड्यू टू लार्ज साइज एंड प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, आपका क्या हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया यहाँ पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल और ड्यू टू एफ एंड ऑर्बिटल इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, ये एस ऑर्बिटल पेयर्ड रहेगा और इनर्ट की तरह काम करेगा, आपका अनपेयर्ड नहीं होगा। इस वजह से कम बॉन्ड बन पाएंगे। तो आपके जब कम बॉन्ड होंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम होगी, पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है बेटा। तो सिर्फ यहाँ पे ये एक केस आपका एक्सेप्शनल है, बाकी सारे आपके ग्रेजुअल शो करते हैं, ठीक है। ये भी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ डी ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे एफ ऑर्बिटल भी हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होती है सबसे कम होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपका एस ऑर्बिटल अनपेयर्ड नहीं होगा तो कम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इस वजह से आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम होगा। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।